बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर अब आईएसपीआर ने, जी हां, आईएसपीआर ने 2 अरब रुपए मांग लिए हैं फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए। गौर से सुनिए ये खबर। आईएसपीआर, जिसका पूरे का पूरा काम जो है वो फौजी मामलात के बारे में आवाम को आगाही देना है, या फौजी मामलात के बारे में, या दहशतगर्दी है या जंग है, उसके बारे में जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, जो मीडिया में बयानात हैं, वो आईएसपीआर की डोमेन है, आईएसपीआर का वो काम है। लेकिन अब शहबाज राणा की ये स्टोरी है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वजारत दिफा ने पैसा मांगा है, और वो भी पूरा 2 अरब रुपया, और बताया है कि ये पैसा इसलिए चाहिए कि फेक न्यूज़ को काउंटर करना है। असल में ये टोटल पैसा जो है वो 3.6 अरब रुपया मांगा गया है, और हर साल भी 1.6 अरब अजाफी चाहिए होगा। लेकिन पहले साल में 2 अरब रुपया फिक्स्ड कॉस्ट या इंप्रूवमेंट कॉस्ट के तौर पर मांगा गया है, जो एक ही दफ़ा लगेगा और सिस्टम इंप्रूव होगा आईएसपीआर का। और फिर हर साल का खर्चा, मतलब इस साल का भी और अगले हर साल का, साल के साल 1.6 अरब रुपया कौमी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से आईएसपीआर को देना पड़ेगा। किस काम के लिए? जो काम उनका नहीं है, मतलब कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए ये पैसा अब आईएसपीआर ने मांगा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तकरीबन 2 साल होने को हैं, या 1.5 से पौने 2 साल होने को हैं, जब आखिरी ट्वीट डीजी आईएसपीआर साहब का जो अकाउंट है उससे आखिरी दफ़ा हुआ था। अब आजकल जो हमारे सामने है, फॉर एग्जांपल आज सुबह की ले लीजिए, जो खबरें जो हैं, जो भिजवाई हैं आईएसपीआर की तरफ से टिकर्स की शक्ल में पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया हाउसेस को, जाहिर है वो हम तक भी पहुंच जाती हैं। उसमें एक खबर तो ये है कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की कीमत, भारतीय फौजियों की अपनी जिंदगियां लेने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मोदी के जंगी जुनून और इंतहा पसंद सोच के बायस भारतीय फौज के एहलकार अपनी जिंदगियां लेने पर मजबूर हैं। हाल ही में मकबूजा कश्मीर के ज़िला पूंछ के इलाके फलां फलां में एक भारतीय फौजी एहलकार ने अपनी ज़िंदगी ले ली। फौजी एहलकार की शनाख्त कृष्णा के नाम से हुई। मतलब ये कि ये जो उर्दू में टिकर्स जारी हो रहे हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर आईएसपीआर से कोई पूछे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मोदी का भक्त बैठा हुआ है, या हिंदुस्तानी आर्मी को सपोर्ट करने वाला बैठा है, जिसके लिए आपने ये रायनामा यहाँ बिल्ड करनी है और हिंदुस्तानी फौज की या मोदी की असल शक्ल यहाँ दिखानी है। अगर आपने ये काम करना ही है, अगर आपने अपनी एनर्जी लगानी है, तो इसको इंग्लिश में जारी कीजिए और दुनिया दूसरी के मीडिया को जारी कीजिए। पाकिस्तानी तो पहले ही सारे के सारे आपके साथ हैं, और अगर आज हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई फड्डा पड़ता है तो मुझ समेत सारे पाकिस्तानी आपके साथ खड़े होंगे। तो फिर ये हमें समझ नहीं आती कि ये हिंदुस्तान के बारे में खबरें आईएसपीआर ने सुबह ही सुबह जारी की हैं उर्दू में टिकर्स बनाकर पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को तो पहले ही पता है, उनकी तो एक ओपिनियन है मोदी के बारे में भी, हिंदुस्तानी फौज के बारे में भी। तो यहाँ ये बयानियाँ बेचने का या बनाने का कोई तुक समझ नहीं आती। यहाँ किसको मज़ीद आपने इस बयानिए के ऊपर लाना है? या तो पूरा पाकिस्तान ही इस बारे में या इस एक इशू के ऊपर आपके साथ खड़ा है। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पर। तो अगर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई मसला बनता है तो इवन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम तर जितनी भी तवानाई है वो बस पाकिस्तानियों को मैनेज करने पे लग रही है। जो असल काम करना चाहिए कि मुल्क से बाहर मुल्क का जो बयानिया है, नैरेटिव है, उसकी कोई ना कोई शुनीद हो, वो कहीं पहुँचे, वो इम्पैक्टफुल हो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उर्दू में टिकर्स बना के वही पाकिस्तान के जो 6 चैनल्स हैं उनको भेज दिया है, और उन पर अपनी मर्ज़ी से वो टिकर्स चला लेने हैं, और बस आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी होगी। ये एक खबर थी। अगली खबर देखिए, जो यहाँ पर मीडिया से कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो आईएसपीआर ने टिकर आज जारी किए हैं। एसआईएफसी की सहूलतकारी से ज़री शोबा इस्तेहकाम की जानब गामजन। एसआईएफसी के तावन से पाकिस्तानी तिल के बीजों की आलमी सतह पर तशहीर के लिए वजारत तजारत का फ़ाल किरदार। माशाल्लाह। तिल के बीजों की सालाना बरामदात $1 अरब से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान का ज़री शोबा मुस्तहकम हो गया है। तिल के बीजों की बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और दरामदात कम करने में मुआवन होगा। तिलों की पैदावार ने पाकिस्तान की मईशत को नई रफ्तार दी है।
तिलों की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ में बेहतरी से मसनूआत की म्यारी पैदावार में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। SIFC की मुआवनत से हुकूमत तिलों की पैदावार और मार्केट तक रसाई में मज़ीद इजाफे के लिए पुरज़म है। और साथ एक आध जगह के ऊपर जो वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राणा तनवीर हुसैन का नाम भी ISPR के ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने ये जो टिकर भेजे हैं उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। अगली खबर देखिए जो तीसरी भेजी है वो है डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट, मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन। पाकिस्तानी मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल। हुकूमत पाकिस्तान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए IT और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग देने पर अमल पैरा है। मतलब ये खबरें हैं। पहली खबर चलें फिर भी आपके किसी ना किसी तरह से रेलेवेंट है कि आप हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर क्या कुछ गलत हो रहा है वो बता रहे हैं, लेकिन वो बताना है तो बाकी दुनिया को अंग्रेज़ी में बताएं। पाकिस्तान में ये तो पहले ही सारे आपके ऊपर हुब्बुल वतनी के हिसाब से ईमान लाए हुए हैं। तो मुझे बताइए कि दूसरों को बताइए जाके दुनिया में जहाँ लोगों को नहीं पता हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, उर्दू में टिकर इधर ही ठोके जा रहे हैं इन्हीं बेचारे 5, 7, 10, 20 चैनल्स के ऊपर। यहाँ से क्या निकलना है? दूसरा तिलों में से तेल निकल रहा है और तीसरा आपके सामने डिजिटलाइजेशन। अब मुझे समझ नहीं कि इन दोनों तीनों कामों का ISPR के साथ क्या लेना देना था, वो ये टिकट्स क्यों जारी कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या मामलात है। लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज राणा की स्टोरी है वो ये बताती है कि ECC ने रिव्यू किया है और फौरी तौर पर अप्रूव किया है सप्लीमेंट्री ग्रांट 1.945 बिलियन, तकरीबन 2 अरब रुपए का। और ये ज़हन में रखिए कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है ये आनन फानन, मतलब कि कोई बहुत ही इमरजेंसी काम हो तो आप बजट का भी इंतज़ार नहीं करते, सप्लीमेंट्री ग्रांट आप अप्रूव करवाते हैं। इसका मतलब है कि मामलात बहुत ही ज़्यादा दिगरगू हैं या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। अब 2 अरब रुपए तो ये मांगे गए हैं। अगर मैंने कहीं डॉलर कह दिया हो पहले तो मेरी माजरत, ये अरब रुपयों में बात हो रही है। तो 2 अरब रुपए जो हैं वो मांगे गए हैं और हर साल फिर इसके साथ 1.6 अरब रुपए मजीद चाहिए। 2 अरब में तो हमने सिस्टम अपना इंस्टॉल करना है, नया अपग्रेड करनी है अपनी फैसिलिटी, और फिर 1.6 अरब हमें हर साल 1.6 अरब हर साल का खर्चा है फेक न्यूज़ को रोकने का। उसके साथ साथ 40 अरब रुपए लगाकर हमने फायरवॉल लगाई हुई है और बाकी भी अरबों रुपया जो है वो खर्च हो रहा है। तो ये मामलात हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। मुझे अरशद शरीफ साहब का वो एक ट्वीट याद आ गया जिसमें शायद उन्होंने अपनी शहादत से पहले ऑडिट का तकाजा किया था। कोई तराना था जो गालिबन 1.25 करोड़ रुपए में बना था या कुछ इसी तरीके से, और उन्होंने कहा था कि ये ISPR का ऑडिट किया जाए। मुझे अभी तक याद है कि अरशद शरीफ साहब ने वो एक ट्वीट किया था। अब मेरी समझ से बाहर है जो मैं ये देख रहा हूँ सारे का सारा कि इतनी जल्दबाजी में, और वो भी फेक न्यूज़ रोकना है, वो भी ISPR ने करना है। तो इस पर समझ नहीं है कि इसमें ISPR का काम तो ये नहीं है, उनका काम तो मसला अभी हमें DG ISPR ही बताते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम पेशा वराना काम करते हैं। पेशा वराना काम तो आपका ज़ाहिर है दिफा का है, फ़ौज का है, और उससे आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये जो सारी खबरें मैं सामने रख रहा हूँ ये तो बिल्कुल और डोमेन है और आप दूसरी डोमेन में आके काम कर रहे हैं, और पैसा भी ज़ाहिर है हुकूमत अब जो 2 अरब रुपया फौरी तौर पर वजारत दिफा के ज़रिए ISPR को दे रही है वो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। खबर मैं दोबारा से बता दूं कि ये खबर जो है वो शहबाज राणा साहब की है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। आगे चेयरमैन PTA भाई हफीज़ जो है हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुझे बता दे कि मैंने कुछ गलत काम किया है तो मैं चुप करके घर चला जाऊंगा। माशाल्लाह, मतलब कि उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या क्या गलत किया है। अभी ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन ने उन्हीं को बताया है रिपोर्ट जारी करके कि पाकिस्तान नंबर 1 आ गया, नंबर 1 नहीं नंबर 1 आ गया है, और पाकिस्तान का 1 गालिबन 8 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आया है IT में, इस तरह की इंटरनेट में इस तरह की पाबंदियां लगाने, स्पीड स्लो करने और अपना माशी नुकसान करने में। ये 500 अरब से भी कोई 600 अरब 500 अरब रुपए का नुकसान जो है ये भाई हफीज़ साहब ये आप ही की PTA के थ्रू करवाया गया। जाहिर है करवाया तो ऊपर बड़े चौधरी साहब ने, लेकिन करने वाले तो आप ही हैं।
तो आपने अगर घर जाने के लिए भी हमसे पूछना है कि कोई आपको बताए कि आपको घर चले जाना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं कि सर अगर आपने घर जाना ही है तो आपको वैसे चले जाना चाहिए। मामलात घर जाने से भी बहुत आगे के आप ख़राब कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान दे चुके हैं पाकिस्तान को। लेकिन अगर आप अभी भी सवाल कर रहे हैं कि आप घर चले जाएंगे, अगर कोई बता दे कि आपने कोई गलत काम किया है या साबित कर दे, तो जनाब साबित तो हम नहीं कर सकते, हमारी तौबा। आपके कामों को हम साबित करने गए तो आपने उल्टा आपने पहले ही हमें गद्दार, बागी और पता नहीं क्या कुछ साबित किया हुआ है। तो फिर तो आप हमें इंसानियत से ही बाहर निकाल देंगे, पता नहीं कहेंगे कि मार्स पे पैदा हुए थे, पाकिस्तान में तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो इसलिए हमारी ये जुर्रत नहीं कि हम आपका कोई काम गलत साबित करें। आपने हजूर खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करना है, और जब आपका दिल भर जाए तो आप फिर खुद ही, मेरा मशवरा है कि घर चले जाइएगा। फिलहाल हमारे कहने पे ना आपने जाना है, ना हमसे आपके बारे में कुछ साबित किया जाना है। अगली खबर जो है जी वो आपके सामने, नवाज शरीफ साहब की पार्टी अब नया पैंतरा बदल रही है और वो कह रही है कि नवाज शरीफ अब अमली सियासत में दाखिल होने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शरीफ खानदान में किसी नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे का नाम होगा नवाज शरीफ। मीन एक तो बुजुर्ग हैं ना नवाज शरीफ साहब, जो वज़ीर आज़म भी रहे हैं। आपको लग रहा होगा उनके नाम पर किसी बच्चे का नाम रखा होगा, जिसके बारे में अब नून लीग ये खबर दे रही है कि वो अमली सियासत में दोबारा से कदम रख रहे हैं। नहीं जनाब, ये बुजुर्ग नवाज शरीफ साहब के बारे में है। ये भी बिलावल जरदारी की तरह कई दफ़ा लॉन्च किए गए हैं पिछले कई सालों में। कबूतर हाथों पे बैठे हैं, कभी उड़ाए हैं, कभी पकड़े हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला ठुस हो जाता है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बस, मैं ये क्या कहूँ कि इस दफ़ा भी उन्होंने लॉन्च होना है तो वो जो शादियों पे पंजाब में सेबे वाले बम चलते थे, जो आपके अपने ही पाँव में फट जाता था और फिर सारा सामान आप ही का जल जाता था, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी नवाज शरीफ को उतना ही रिडंडेंट कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब जो है उनकी हालत यही है कि वो आए दिन लॉन्च होते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे बिस्तरों को धूप लगाई जाती है, ऐसे ही नवाज शरीफ साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है कल परसों से वो जो एक बहस है, वो जो हैंड हग की बहस है, जिसको अब सारे का सारा मलबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर डाल दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि वो भी हाथ मिलाती थी, इन्होंने हाथ मिला लिया तो क्या हो गया। देखिए, पहले भी हमने कहा कि हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहे, हमें पता है कि ये ज़माने के अंदाज बदले हुए हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि ये भी हुआ कि जो इनके सो कॉल्ड फेक लिबरल्स हैं उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि ये मिसोजिनिस्ट जो हैं वो कमेंट्स हैं और ये मरियम साहबा के ऊपर हमला है। बिल्कुल भी नहीं। मरियम साहबा हमारे लिए बहुत एहतराम की जगह पे हैं, हमारी तो वो बहन लगती हैं। वो बिल्कुल उन्होंने मुसाफा करना है करें, लेकिन फिर हमें समझ नहीं आती कि वो कौन से कमेंट थे जब नैब उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी और वो कहती थी कि मैं नामहरम मर्दों के सामने बैठ के सवालों के जवाब नहीं दे सकती। उसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि ऐसा नहीं होता। जब आउट ऑफ प्रपोर्शन कुछ होता है तो ये देखिए, ये अमेरिका की बात है। अमेरिका में जो ये हस्बैंड है कामिला हैरिस, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के लिए थी, कामिला हैरिस के ये जो हस्बैंड है, और इनके साथ जो सदर बाइडन है उनकी बेगम ने ये एक बोसा दिया था। और जाहिर है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें गाल के ऊपर बोसा देना जो है वो अक्सर नॉर्मल ही लिया जाता है। कुछ कल्चर्स में, कुछ में नहीं लिया जाता। आप देखेंगे तो जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ मर्द हजरात एक दूसरे को गाल पर बोसा देते हैं। अब जब ये वीडियो हुई तो पूरे अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर कमेंट्स किए गए। अब आप अमेरिका को भी मिसोजिनस कह दें, पूरे के पूरे कल्चर को और इन तमाम सहाफ़ियों को और इन तमाम अखबारात को वहाँ पर मिसोजिनस कह दें, मतलब कि आप कुछ भी करें, उस पर कोई भी कमेंट करें तो आप फ़ौरन औरत कार्ड निकाल लेते हैं, उसे मिसोजिनस कह देते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। अब अमेरिका में ये बहस क्यों हुई थी? क्योंकि अमेरिकी जो कल्चर था उससे भी मामला थोड़ा सा हटके हुआ था। हालांकि आपको अमेरिका में पता है, अमेरिका तो एक वेस्टर्न कंट्री है, उसमें तो बहुत सारा ज़्यादा जो पाकिस्तान के कल्चर की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। लेकिन पूरे अमेरिका के अखबारात ने भी अगले दिन लिखा था कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। हाँ, ये दुरुस्त है कि उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो बोसा है ये होंठों के ऊपर नहीं दिया गया, ये कैमरे के एंगल की वजह से लग रहा है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को कैमरे के एंगल या रियलिटी में ये जो बोसा था, ये जो चूमना था वो होंठों के ऊपर लग रहा था, तो उसके ऊपर बहुत वावेला मचा था अमेरिका के अंदर। तो किसी भी सोसाइटी में, कल्चर में आउट ऑफ प्रपोर्शन आप कुछ भी करेंगे तो लोग उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि जैसे कुर्बानी का जो सीज़न होता है उसके बाद खालें उठाते हैं, लेकिन साथ साथ एक डिपार्टमेंट होता है जो अलाइशें उठाता है। अलाइशें में आप किसी को अलाइश नहीं कह रहा, मैं सियासी तौर पर जो आप उल्टे सीधे काम नैरेटिव्स देते हैं उसको फिर संभालने के लिए नून लीग ने 3-4 लोग रखे हुए हैं।
अब जरा गौर कीजिए कि वही लोग जो एक तरफ मिसोजिनिस्ट होने का ताना दूसरों को देते हैं, वो अपनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आसमा शराजी साहबा देखिए, जिन्होंने खुद एक बड़ा ही घटिया और गलीज किस्म का कॉलम लिखा था बुशरा बीबी के खिलाफ, जिसमें वही इल्ज़ामात लगाए थे जो शहबाज शरीफ और नून लीग लगाती थी। जादूगरनी, काला जादू, सुइयां, पुतले, बकरों के सर, मीन तमाम की तमाम और ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे। और जब उनको काउंटर किया गया था तो फिर उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह जब उन्होंने सरकारी हज किया था और उनमें अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो ये मानती कि मैंने गलत किया है, बिल्कुल उसी तरह वो इस काम से भी मान गई। उसके साथ साथ जावेद चौधरी साहब को सुन ले, उन्होंने भी नया काम अपना कारनामा किया है। उन्होंने बुशरा बीबी पे हमला कर दिया है। हैंड हक जो है वो मरियम साहबा की है, मुसाफे पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी करती थी। अभी मरियम साहबा जब चाइना गई थी तो मुसाफा कर रही थी। उससे पहले स्पेनिश एक डेलीगेशन जो है, हम ये सारी खबरें कवर करते रहे हैं आपके सामने, तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं। अभी स्पेनिश डेलीगेशन जो है वो आया हुआ था लाहौर में, वो मरियम साहबा से मिला। उससे पहले डोनाल्ड ब्लूम जो थे वो मिले, जो अमरीकी जो सफ़ीर थे पाकिस्तान में। तो ये तमाम लोग हैंडशेक करते रहे। मरियम नवाज साहबा भी हैंडशेक करती रहीं, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी, और किसी पाकिस्तानी को इस पर एतराज़ नहीं। लोग समझते हैं कि ये ज़माने के अंदाज हैं, लेकिन ये जो हैंडशेक है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अमेरिका में जो गाल के ऊपर बोसा देना है वो यूजुअली नॉर्मल समझा जाता है और उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन जब यही काम जो बाइडन साहब की बेगम और कामला देवी हैरिस के जो शौहर हैं उनके दरमियान हुआ, कैमरे का एंगल कहें या जो भी कहें, तो पूरे अमेरिका का मीडिया जो है वो उसके ऊपर बात कर रहा था। जब भी कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है लोग बात करते हैं, और यहां पर तो स्पेशली क्योंकि मरियम नवाज खुद महरम नामहरम की बातें कर चुकी हैं। लेकिन अब जावेद चौधरी साहब अलाइशें उठाने के लिए सीधा ही बुशरा बीबी पर हमला आवर हो गए और कह रहे हैं कि उनके हाथ नंगे नजर आ रहे थे। जरा मैंने कल ही आपको वीलॉग में कहा था ना कि अगर यही जो इस तरह का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस तरह का हैंडशेक जो है वो अगर इमरान खान साहब से निस्बत में कोई खातून करती तो फिर इस मुल्क के अंदर इन्होंने क्या वावेला मचाना था, क्या क्या फतवे देने थे, वो ऑलरेडी शुरू कर दिया। जावेद चौधरी ने कहा कि जब बुशरा बीबी उस धरने में एहतजाज में आई तो उनके हाथ नंगे थे। अब हाथों का भी पर्दा जावेद चौधरी साहब ने करवाना है उनसे, और उन्होंने कहा कि उनकी आस्तीनें नजर आ रही थी। मतलब एक तरफ गौर कीजिए स्टैंडर्ड क्या है और दूसरी तरफ क्या है। ये जरा सुनिए, 10-15 सेकंड की ये एक क्लिप है, ये जरा सुनिए। अगर उन्होंने हैंडशेक कर लिया है तो ये कौन सी क़यामत आ गई, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हैंडशेक करती थी, बहुत सारी जगहों पे करती थी। फिर अगर बुशरा बीबी को देखें तो बुशरा बीबी 24 नवंबर को पेशावर से यहां इस्लामाबाद आई थी, और उससे पहले वो मुकम्मल तौर पर पर्दे में होती थी और उन्होंने ग्लव्स पहने होते थे हाथों पर। लेकिन इस मरतबा उनका जो पर्दा था वो भी मुकम्मल नहीं था, वो भी बड़ा कम था, और हाथ भी थे उनके नंगे थे, और बल्कि उनकी आस्तीनें भी नजर आ रही थी, और इस तरह वो हाथ भी हिला रही थी। उन्होंने तकरीर भी की। ये आपने सुन लिया कि ये नई ड्यूटी थी जो सबको दी गई। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कनाडा से आपके सामने अगली खबर रखेंगे, और वो है कि जस्टिन जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और रिज़ाइन करने की बड़ी वजह, एक तो अंदर उनकी जो असम्बली थी वो फ़ाल नहीं रही थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, असम्बली चल नहीं रही थी। दूसरा, अब सदर ट्रंप का भी उनके ऊपर शदीद प्रेशर था, और सदर ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है कि कनाडा एक तो घाटे में है, अमेरिका को उनकी वजह से खसारा लेना पड़ता है जो उनका ट्रेड एग्रीमेंट है कनाडा के साथ, और उसके साथ साथ उनकी फ़ौजी तौर पर भी हिफाजत अमेरिका को करनी पड़ती है। और कनाडा जो है वो इस वक्त मुनाफा बख्श नहीं है और उसका घाटा अमेरिका पे आता है। तो क्यों ना कनाडा जो है वो अमेरिका को उसकी 51st स्टेट के तौर पर ज्वाइन कर ले, और कनाडा और अमेरिका दोनों मिलके एक बहुत अजीम नेशन बनेंगे। ये एक कमेंट है, अब देखते हैं कैनेडियन इसे सपोर्टिव लेते हैं या ऑफेंसिव लेते हैं। बहरहाल कनाडा में जो उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वो अभी काम जारी रखेंगे जब तक कि अगली उनकी पार्लियामेंट बनती है और उसमें से उनकी अगले जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं उसके बाद वो घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी से भी रिज़ाइन कर दिया है, और पार्टी की हेड जो चेयरमैनशिप थी या हेड थे, और साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से भी रिज़ाइन कर दिया है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने ये रखेंगे कि
हाँ, सदर ट्रंप ने अगर सख्ती से पाकिस्तान को पैगाम दिया, ये मुन्ना मुनीब फारूक साहब बता रहे हैं, जाहिर है आईएसपीआर के किसी कर्नल साहब ने या ब्रिगेडियर साहब ने उनको ये ज़रूर ब्रीफ किया होगा। उन्होंने उनको बताया कि अगर ट्रंप जो है वो सख्ती से कोई पैगाम अमेरिका में भेजेंगे, अमेरिका से भेजेंगे पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान में इमरान खान पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि जब से सदर ट्रंप ने या सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को मुन्ने मुनीब का ये तज्जिया पता लगा होगा, वो तो डर गए होंगे बेचारे। वो तो सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में कोई पैगाम ना भेजें। बाकी भी मेरा ख्याल सारे ट्वीट जो है वो चौधरी साहब से पूछ के ही करें हम आजकल। तो कहने की बात यह है कि मतलब मैं क्या कहूँ, मुन्ना मुनीब जी कुछ सोचें, आपसे जो भी कहलवाते हैं आप कह देते हैं, मतलब कुछ तो सोचें आप क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि आज 6 जनवरी मतलब कि अमेरिका में इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 6 जनवरी, पाकिस्तान में 7 जनवरी है। तो 6 जनवरी को आज जो मौजूदा सदर ट्रंप हैं वो सर्टिफाई हुए हैं। ये एक अमेरिका के अंदर रवाज है, 20 तारीख को सदर ने हल्फ लेना होता है और 6 जनवरी को सर्टिफिकेशन होती है सदर की। मतलब कि तमाम रियासतों से जो वोटों का तनासब होता है, रिज़ल्ट होता है, उसको फिर आकर पार्लियामेंट के अंदर आप और उसको प्रिजाइड करते हैं उस सेशन को हमेशा अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट। आजकल क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कामला देवी हैरिस हैं, हालांकि उन्होंने ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था और वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इस वजह से आज का सेशन उन्होंने प्रिजाइड किया था और उसके अंदर अब उन्होंने तमाम रियासतों के जो रिजल्ट्स थे उनको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको ऑफिशियली आने वाले प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और कहा है कि वो 20 तारीख से अपने ओहदे का हल्फ जो है वो लेंगे। याद कीजिए 2020 का जो 6 जनवरी का दिन था वो अमेरिका के लिए बहुत हिला देने वाला दिन था। बिल्कुल उसी दिन जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस, वो भी यही काम कर रहे थे जो आज कामला देवी हैरिस कर रही थी। माइक पेंस भी यही करने की उस वक्त कोशिश कर रहे थे जब बहुत सारे लोगों ने हल्ला बोल दिया था कांग्रेस के ऊपर और फिर लोगों को आगे पीछे होना पड़ा था। वो याद होगा जो अमेरिकी कांग्रेस की बिल्डिंग में कैपिटल हिल पर एक यलगार हो गई थी जिसमें बाद में लोगों को पकड़ के सजाएं भी दी गई थी, ट्रंप पर भी उसके मुकदमात बने थे। तो वो यही एक्टिविटी थी जो आज हुई है 6 फरवरी को। आज का मतलब कल, आपके कल पाकिस्तान के हिसाब से कल जो 6 फरवरी को एक्टिविटी अमेरिका में हुई है, यही 6 फरवरी 2020 को यही दिन था जब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हुई थी। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि फैसलाबाद थाने पर हमला किया है और थाने के अंदर मुसल्लह अफराद ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। जी हाँ, आप पाकिस्तान किस तरफ चला गया ज़रा गौर कर लीजिए कि थाने में कत्ल के मुलजिम जो हैं वो बंद हैं और थाने पर ही मुखालिफ पार्टी हमला करती है और थाने के अंदर आकर हवालात में उन 3 लोगों को कत्ल कर देती है और कोई एक पुलिस वाला भी इसमें ज़ख्मी नहीं होता। लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मामलात किसी और तरफ भी इसमें हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।